हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलिप्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इससे पहले अपन ने पार्ट 1 में इलिप्स के कुछ बेसिक बातें और उसके मानक समीकरण के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि जो बच्चे मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों वो मूवी की तरह या सीरियल की तरह ना देखे बच्चों, उसको आप बिल्कुल बच्चों अच्छे से, जो एजुकेशन का जो रूल होता है बच्चों ऑनलाइन क्लासेस का, कि आप जैसे सर के जो लेक्चर चल रहा है तो आप एक पेपर और एक ब्लैक कॉपी और पेन लेके बैठो बच्चों। हो सकता है वो एक लेक्चर को देखने के लिए आपको 3 दिन लग जाए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चों उसमें बहुत आनंद आता है बच्चों पढ़ने में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और तभी आपके सर की जो मेहनत है वो आपको रंग लाएगी बच्चों। ऐसे मूवी की तरह पढ़ने में कोई आनंद नहीं आएगा बच्चों। आपको ऐसा लगेगा कि सर ने वीडियो बनाया और चला गया। तो बच्चों एक वीडियो बनाने के लिए सर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उस मेहनत को आप वेस्ट ना होने देना। चलो बच्चों, तो ये तो हो गई मोटिवेशन की थोड़ी सी बातें। अब अपन बच्चों बात करेंगे इलिप्स का पार्ट 2। तो जो आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल बच्चों, ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल के अपन क्या करेंगे बच्चों, बातें करेंगे आज, है ना। क्या होता है बच्चों ऑक्सिलरी सर्किल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सहायक वृत्त। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, सहायक वृत्त। और बच्चों इसेंट्रिक एंगल को अपन क्या बोलेंगे, उत्केंद्रीय कोण। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, उत्केंद्रीय कोण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब बच्चों देखो ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, सहायक वृत्त क्या होता है। तो बच्चों सहायक वृत्त क्या होता है कि किसी भी दीर्घवृत्त के मेजर एक्सिस को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त को सहायक वृत्त कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सहायक वृत्त क्या होता है, किसी भी दीर्घवृत्त के मेजर एक्सिस को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त को क्या बोल रहे हैं अपन, सहायक वृत्त। अब बच्चों देखो किसी भी दीर्घवृत्त, तो इसका मतलब आपको दीर्घवृत्त दिया हुआ होगा। तो बच्चों जैसे आपको दीर्घवृत्त का समीकरण दे दिया, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। बच्चों ये आपको क्या दे दिया, दीर्घवृत्त दे दिया और a ग्रेटर देन b आपको दे दिया। तो आपको पता लग जाएगा बच्चों अब ये दीर्घवृत्त बोलो किसमें है, मानक समीकरण के रूप में। किसके रूप में बच्चों, मानक समीकरण के रूप में। अच्छा इसका केंद्र बोलो बच्चों, केंद्र क्या हो जाएगा, तो इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा बच्चों, 0,0, यानी मूल बिंदु ही क्या होगा, इसका केंद्र होगा। ये सब चीजें पता है ना बच्चों आपको। तो बोलो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों ये, और a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस। तो बच्चों इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे। ये इसका हो जाएगा मेजर एक्सिस, हो जाएगा इसका माइनर एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका केंद्र C। ठीक है बच्चों, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, उस इलिप्स का केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ बच्चों ये जो मेजर एक्सिस है इतना, इसको क्या मानेंगे अपन, व्यास। और इसको व्यास मान के क्या करेंगे बच्चों, एक वृत्त खींचेंगे। ये क्या खींचा बच्चों अपन ने, एक वृत्त। और इस वृत्त को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सहायक वृत्त। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल। अब बच्चों इसकी इक्वेशन लिखनी है अपन को। तो बोलो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए बोलो बच्चों, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, 0,0 केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या। तो बच्चों इस व्यास यानी ये कितनी लंबाई होगी, तो बच्चों मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होती है, 2a। तो ये कितनी हो जाएगी, a। इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, a हो जाएगी। तो बोलो इसका समीकरण हो जाएगा पहले x² प्लस y² बराबर a²। तो बच्चों जिन बच्चों ने मेरा सर्किल का लेक्चर नहीं देखा है
उन सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है पहले आप सर्किल को देखो, सीक्वेंस से चलो बच्चों, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अपने पास ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, अपन लिख सकते हैं बच्चों इसको आसानी से। चलो अब बच्चों अपन कुछ बातें करेंगे, और कुछ बातें किसी करेंगे, प्राचार की। किसकी बातें करेंगे बच्चों? प्राचार की। तो प्राचार फॉर्म को यानी पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे बच्चों अपन। तो प्राचार रूप बात करो बच्चों, तो देखो बच्चों वृत्त के लिए प्राचार कैसे लिखोगे? वृत्त के मानक समीकरण। तो वृत्त के मानक समीकरण जब आपको दिया हुआ है तो मानक समीकरण के किसी भी बिंदु को प्राचार कैसे लिखते हो आप बच्चों? तो वृत्त के मानक समीकरण में किसी बिंदु का प्राचार लिखते हो तो क्या लिखोगे? r cos थीटा, r sin थीटा, ऐसे लिखते हो बच्चों आप। ठीक है, और परवलय के लिए बोलो, परवलय पर स्थित किसी बिंदु का प्राचार लिखना है p, तो उसको कैसे लिखोगे? at2 2at। और ये भी कौन सा परवलय? मानक। ठीक है बच्चों, तो मानक समीकरण वाला यानी y का बराबर 4ax वाला। ऐसे बच्चों x का बराबर 4ay के लिए लिखना है तो x का बराबर 4ay परवलय के लिए लिखना है तो प्राचार कैसे लिखोगे बच्चों? 2at पहले लिखोगे, फिर at2 y का मान बाद में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज मैंने आपको सिखाया है। अब मुझे लिखना है किसके लिए बच्चों? एलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए। तो दीर्घवृत्त का प्राचार कैसे लिखेंगे? तो बच्चों दीर्घवृत्त का प्राचार लिखने के लिए पहले वही कंडीशन लेंगे अपन, ऑक्सिलरी। तो बच्चों ये मैंने लिया ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है, और इसका एक व्यास ले लिया मैंने। ठीक है, व्यास कैसे लूंगा बच्चों मैं? या तो क्षैतिज लो या ऊर्ध्वाधर लो, ऐसे एंगल घूमता हुआ मत लेना बच्चों। एंगल घूमता हुआ लोगे तो एलिप्स घूमता हुआ बनेगा, और वो अभी अपन बात करने वैसे एलिप्स की। जैसे अपन ने पैराबोला में बात किया था बच्चों, घूमते हुए पैराबोला की बात नहीं करता, आईआईटी कभी नहीं करेगा। समीकरण ऐसे घूमते हुए परवलय का समीकरण देंगे, उसकी फोकस नाभि मतलब नाभि नियता कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, हाँ ये है नाभि नियता देके फिर वो घूमते हुए परवलय का समीकरण पूछ सकता है। तो सभी अभी ये जो बात मैंने बोली हो सकता है ऊपर से गई हो, धक करते हुए बाउंस करते हुए, लेकिन बच्चों अभी रुको, थोड़ी देर में मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको व्यास कैसे लेना है? या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ऐसा लोगे तो ठीक है। और इसका जो अपने एलिप्स बनाया वो एलिप्स ये है। ठीक है बच्चों, ये एलिप्स। अब बच्चों देखो ये हो गया इसका मेजर एक्स माइनर एक्सिस, और ये हो गया इसका मेजर एक्सिस। बच्चों इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? a। कितनी त्रिज्या है बच्चों इस वृत्त की? a। और यहां o से ये बिंदु P पे एक रेखा बनाई अपन ने, और इस रेखा ने मेजर एक्सिस के साथ, इस रेखा ने मेजर एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। तो बोलो बच्चों इस बिंदु P के प्राचार कितना जाएगा? a cos थीटा, a sin थीटा, ये प्राचार हो जाएगा इस बिंदु P का। तो इस बिंदु P का प्राचार रूप लिख दिया बच्चों अपन ने। अब बच्चों मैं क्या करूंगा? इस बिंदु P से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, किस पे? मेजर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस में मैंने बच्चों एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, एक अभिलंब खींचा, और इस अभिलंब ने दीर्घवृत्त को काटा किसी बिंदु पे। तो जहां पे काटा उस बिंदु को अपन ने बोल दिया Q। और बच्चों ये जो जहां पे कटेगा और वो बिंदु कहलाएगा कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा बच्चों? कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि बिंदु Q P का कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाता है, कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। P बिंदु Q P का क्या कहलाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएगा। अब बच्चों ऐसे जैसे मान लो आपको ये चित्र ने दिया और केवल ये बोल दिया Q P का कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तब आप क्या करोगे? तो तब आपको ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में से एक बिंदु वृत्त पे और एक बिंदु एलिप्स पे स्थित है। और वो वृत्त कौन सा होना चाहिए? ऑक्सिलरी सर्किल होना चाहिए, सहायक वृत्त होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि केवल ये लाइन दी जाए तो इस लाइन से आप क्या पहचानोगे कि ये दो बिंदु है जो एक तो दीर्घवृत्त पे स्थित है और एक उस दीर्घवृत्त के ऑक्सिलरी सर्किल पे स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो एंगल थीटा है ना, इस एंगल थीटा को अपन क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको?
इसेंट्रिक एंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो ये बिंदु Q का हो गया, ये बात समझ आ गई। अब मुझे निकालना है दूसरा पॉइंट, क्या, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे? तो बच्चों ये जो अभिलंब खींचा अपन ने ज्योमेट्रिक से, बोलो ये अभिलंब कैसा आया, वर्टिकल लाइन में। तो बच्चों एक जो वर्टिकल लाइन होती है, उस वर्टिकल लाइन के हर एक बिंदु के x का मान, हर एक बिंदु के x का मान क्या होता है, समान। तो इसका मतलब बच्चों ये बिंदु P के x का मान a cos थीटा है, तो बिंदु Q के x का मान भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, a cos थीटा। कितना होगा, a cos थीटा। अब मुझे निकालना है किसका मान, y का मान। तो बच्चों y का मान कैसे निकालेंगे? तो ये मालूम है बिंदु Q कहाँ पे स्थित है, दीर्घवृत्त पे। कहाँ पे स्थित है बच्चों, इस दीर्घवृत्त पे। तो इस दीर्घवृत्त पे स्थित है, तो इसको संतुष्ट करेगा। तो x का मान तो मालूम चल गया कितना है, a cos थीटा। यहाँ रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो किसका मान आ जाएगा, y का। तो ऐसे होमवर्क आप करना। तो बच्चों y का मान कितना जाएगा, b sin थीटा, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो माइनस का समय आएगा बच्चों, इसका मतलब एक बिंदु P से जब हम मेजर एक्सिस से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो वो दीर्घवृत्त को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट पे कट करता है। ठीक है बच्चों, चलो तो बिंदु Q के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक तो कितना है, a cos थीटा, a sin थीटा, प्राचार रूप। लेकिन इस बिंदु P के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो मैं निकालूंगा, उसके निर्देशांक कितने जाएंगे बच्चों, a cos थीटा, b sin थीटा। कितना जाएगा बच्चों, a cos थीटा, b sin थीटा। ऑलरेडी मैं बच्चों समझ आ गई ये चीज। चलो अब बच्चों इसमें एक नोट याद रखना है। क्या याद रखना है, नोट। कौन सा नोट, ये वाला। कई बच्चे गलती करते हैं इस नोट में, कि बच्चे क्या करेंगे कि कोई भी दीर्घवृत्त लिया आपने, इस दीर्घवृत्त पे कोई बिंदु P ले लिया, Q, चलो Q ले लो, कोई भी बिंदु क्या ले लिया अपने, Q, और इस Q का प्राचार लिख लिया। क्या लिखे, इस Q का प्राचार। तो प्राचार लिख दिया a cos थीटा, b sin थीटा। अरे वाह, हमारे सामने बोला था कि प्राचार a cos थीटा, b sin थीटा, और इसको अपन समीकरण में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर टीचर जो है आपसे, कोई टीचर आपसे क्या बोलेगा कि बच्चों बताओ तो फिर थीटा क्या होता है। तो बच्चे कई अधिकांश बच्चे बोलेंगे कि इस Q को सेंटर से मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाया गया, कौन, मेजर एक्सिस के साथ। यानी ये जो OQ है, OQ लाइन ने मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है थीटा, वो थीटा है ये। क्योंकि बच्चों ये वो थीटा नहीं है, इसलिए तो इसको अपन ने अलग से नाम दिया इसेंट्रिक एंगल। क्या नाम दिया बच्चों इसको, इसेंट्रिक एंगल। यानी ये वो वाला थीटा नहीं है। ये कौन सा थीटा है, कि इस बिंदु Q के कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल पे जो पॉइंट होगा, ऑक्सिलरी पॉइंट जो पॉइंट होगा, इस बिंदु Q के कोरेस्पॉन्डिंग, इस बिंदु Q के कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट और सेंटर से मिलाने वाली रेखा का मेजर एक्सिस के साथ बनाया गया कोण थीटा। समझ में आया बच्चों? तो ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। इसको नोट को आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, कि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु का प्राचाल में जो एंगल होता है थीटा, वो थीटा उस बिंदु से और सेंटर को मिलाने वाली रेखा का मेजर एक्सिस के साथ एंगल थीटा नहीं होता, वो तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्किल पे जो पॉइंट P होता है, उसका मेजर एक्सिस के साथ बनाया गया कोण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना समझ में आया। चलो अब अपन बात करेंगे अनुपात की, PQ बटे QN कितना होगा। चलो बच्चों, तो बच्चों अब देखो अपन क्या बात करेंगे, PQ बटे QN है ना बच्चों। तो PQ बटे QN, तो PQ बटे QN कितना होगा बच्चों। देखो PQ की लेंथ निकालनी है, तो PQ की लेंथ कितनी होगी बच्चों, PQ की लेंथ, तो इस वाली लंबाई में से, इस वाले y के मान में से ये वाला y का मान घटा देंगे, तो बच्चों कितना जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका y का मान कितना होगा, a sin थीटा, और इस ये वाला y का मान कितना होगा, b sin थीटा। तो a sin थीटा में से b sin थीटा घटाना होगा, तो क्या जाएगा बच्चों, PQ। तो PQ कितना जाएगा बच्चों, a sin थीटा माइनस के b sin थीटा बटे QN यानी ये वाला y का मान कितना है बच्चों, b sin थीटा। कितना है, b sin थीटा। तो बच्चों अब देखो यहां से sin थीटा कॉमन लेके कट जाएगा, तो PQ बराबर कितना जाएगा, PQ बटे QN बराबर हो जाएगा बच्चों a माइनस b बटे b। अरे वाह मेरे बच्चों, अब बच्चों यहां से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया सामने, क्या,
बच्चों देखो ए बी क्या है, ए बी तो दीर्घवृत्त के जो x और y के नीचे लिखे होते हैं ना बच्चों, वो मान है ए तथा बी। तो समझ में आया बच्चों? तो ए और बी तो कैसे मान है, दिए गए मान। तो ये दिए गए मान है, तो इसका मतलब ये कैसा मान होगा, निश्चित मान हो जाएगा बच्चों। ये कैसा मान हो जाएगा, एक निश्चित मान। कैसा मान हो जाएगा बच्चों, एक निश्चित मान, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। ये तो कैसी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट। चलो अब यहां देखो बच्चों, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू। तो बच्चों पी भी कैसा है, चलित बिंदु, और क्यू भी कैसा है, चलित बिंदु। तो ये पी और क्यू कैसे है बच्चों, चलित बिंदु। बच्चों ये पी और क्यू कैसे बिंदु है, चलित बिंदु, यानी वेरिएबल पॉइंट है, बदलने वाले पॉइंट है। तो पी और क्यू, अरे हाँ, तो अब क्या समझ में आएगा बच्चों कि चलित बिंदुओं के कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो होता है, अनुपात होता है अभिलंब से, उसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित। हम नहीं आया बच्चों समझ में। तो इस लाइन को समझने के लिए मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ, एक परिभाषा लिखता हूँ, क्या। तो देखो बच्चों इस परिभाषा को ध्यान से समझना। किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से दिए गए व्यास पर खींचा गया अभिलंब को एक निश्चित अनुपात में कट करने वाले बिंदु पर क्या कहलाता है बच्चों, दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाता है। ओ गुरुजी ये क्या लाइन आ गई, हाँ बच्चों ये बहुत अच्छी लाइन आ गई। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, तो बच्चों देखो अपन ने क्या करा, एक वृत्त बनाया, ये देखो ये मैंने क्या बनाया बच्चों, एक वृत्त बनाया, ठीक है बच्चों, बना दिया, अरे वाह, वृत्त बना दिया, अरे वाह कितना अच्छा बात है। अब बच्चों एक व्यास दिया गया आपको, अब ये व्यास चलो मैंने मान लिया, ये लो ये व्यास दे दिया, ये व्यास है घूमता हुआ, ठीक है बच्चों, कैसे मान लो आप लोग क्या है। अब इस वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से एक व्यास पर अपन ने अभिलंब खींचा, तो ये खींचा, ऐसे खींचा, ठीक है, ऐसे खींचा, ये अभिलंब खींच दी कैसा है, ठीक है बच्चों, बिंदु से। अब ये जो अभिलंब है, इन अभिलंबों को एक निश्चित अनुपात, बच्चे निश्चित अनुपात मतलब एक निश्चित मान, जैसे मान लो मैंने काट दिया ए, निश्चित अनुपात मतलब एक अनुपात है, तो एक अनुपात एक मतलब वो क्या होगा, वो इस अभिलंब का मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, मध्य बिंदु, यानी बिंदु ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाले बिंदुओं का बिंदु पर ये क्या होगा बच्चों, एक दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, ये दीर्घवृत्त, ठीक है बच्चों। और इस दीर्घवृत्त का जो मेजर एक्सिस होगा, इस दीर्घवृत्त का जो मेजर एक्सिस होगा वो क्या होगा, गिवन व्यास, जो आपको व्यास दिया गया ना, दिए गए व्यास, ये व्यास ही क्या कहलाएगा, इस दीर्घवृत्त का मेजर एक्सिस कहलाएगा। समझ में बच्चों, तो ये लाइन समझ में आ गई आपको। चलो अब बात करेंगे बच्चों, तो ये समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। अब बात करेंगे बच्चों अपन किसकी, फोकल डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, फोकल डिस्टेंस की। थोड़ी सी हवा चल रही है बच्चों, जिसकी वजह से हो सकता है आपके एयर की वॉइस आने लग जाए इसमें। चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की नाभि से दूरी, वो कहलाएगी बच्चों फोकल डिस्टेंस। चलो अब देखो बच्चों, ये मेरे पास एलिप्स है, और कैसा एलिप्स लेगा क्या मैंने, स्टैंडर्ड एलिप्स, ठीक है बच्चों। और ये इसका मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। अब बच्चों बोलो एलिप्स कैसे लेगा अपन ने, x² बटे a² प्लस
वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी, ये वाला लिस्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बोलो ये सेंटर जाएगा 0,0 है ना बच्चों, और बोलो ये होगा ए और ये होगा ए डैश। ठीक है, तो बोलो बच्चों इस ए के निशान कितने जाएंगे a,0 और इसके कितने जाएंगे बच्चों -a,0। आई विल गेट माय पॉइंट बच्चों। चलो अब बच्चों अपन क्या करेंगे, ये इसकी फोकस यहाँ पे होगी x1 और एक फोकस यहाँ पे होगा x2। कितनी दूरी पे होता है बच्चों? बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे वापिस से बोल देता हूँ ये बात कि बच्चों जब भी आप ज्योमेट्रिक लगाते हो ना, ज्योमेट्रिक, तो बच्चों ज्योमेट्रिक के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है वो नेवर भी चेंज, वो कभी चेंज नहीं होती। तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की सहायता से ही सब कुछ याद करना है। अगर समझ में आया बच्चों ये चीज आपको, तो बच्चों देखो थोड़ी लाइट में दिक्कत आ रही है। बच्चों देखो दिन में तो क्या गर्मी की वजह से अपना फैन जो होता है उसको तो अपन चलाते नहीं है क्योंकि वॉइस फैन की आती है इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो गर्मी ज्यादा हो जाती है बच्चों। चलो देखते हैं लाइट मिल जाए जब तक। तो बच्चों तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेवर बी चेंज। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों पॉइंट्स के यानी सेंटर और फोकस के मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है बच्चों ए, क्या होती है हमेशा ए। तो ये ए चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है बच्चों, चलो और क्या होती है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन, बच्चों सेंटर और ये वाले पॉइंट की दूरी हमेशा क्या होती है ए, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बच्चों डायरेक्ट्रिक्स बोलो। चलो मैं देखो पॉइंट फोकस डिस्टेंस था और करा क्या रहा हूं, चलो कोई नहीं, अब छेड़ दिया तो ये नियता होगी बच्चों। तो नियता का ये वाला जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं फुट ऑफ नियता, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का लंब पाद। तो बच्चों ये दूरी कितनी होती है सेंटर से, ये दूरी होती है बच्चों a बटे ई। तो बच्चों आपको हमेशा ये याद रखना है, क्या रखना है कि सेंटर से नाभि की जो दूरी होती है वो a ही होती है। सेंटर से और शीर्ष जो होता है मेजर एक्सिस का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, उसकी दूरी a होती है। और सेंटर से और डायरेक्ट्रिक्स का जो लंब पाद होता है उसकी दूरी a बटे ई होती है। तो ये आपको याद रखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बच्चों ये दूरी a ही होगी। अब मुझे c निकाल लो, तो किसी भी एक पॉइंट की आप निर्देशांक निकाल लो। c निकाल सकता हूं बच्चों दिए गए समीकरण में, दीर्घवृत्त के समीकरण में सेंटर निकाल सकता हूं ना मैं। तो सेंटर निकाल के और क्या करना है, जैसे परवलय में तो अपन क्या निकालते हैं, परवलय में बच्चों अपन सेंटर से निकालते हैं उसके यानी शीर्ष निकालते हैं। तो ऐसे बच्चों दीर्घवृत्त में ये वाला सेंटर से निकालेंगे। तो यहां से बच्चों देखो ये लाइन कैसी है, क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन में हमेशा किसका मान समान होता है, y का मान समान होता है। क्या चेंज होता है x। तो बच्चों इस वाले c के y का मान कितना है 0। तो यहाँ पे इस पे स्थित हर एक बिंदु के y का मान कितना होगा 0। n पे भी इसका मान कितना होगा 0 y का मान, a पे इसके मान भी कितना होगा 0। चेंज होगा तो किसका मान होगा x का। तो बच्चों यहाँ पे x का मान कितना है 0, कितनी दूरी चलना है a, तो 0 में a जोड़ेंगे तो a, फिर यहाँ कितना जाएगा a, फिर यहाँ कितना जाएगा a बटे a। इस लाइन को आपको समझना है अच्छे से। अब अपन क्वेश्चन आएंगे तब और अच्छे से समझ जाएगा। चलो क्या अपन को बात करनी है फोकल डिस्टेंस की। तो बच्चों अब मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया P इस पे, ठीक है। और बच्चों इस पॉइंट की इससे दूरी S1P। तो बच्चों S1P जो होता है फोकल डिस्टेंस x1p कितना बोला था बच्चों, अपन ने क्या सूत्र बनाया था a माइनस ई एक्सपी। ये बोला था बच्चों अपन ने, xp क्या होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, बिंदु p का x कोऑर्डिनेट, और h2p ये वाली दूरी। तो बच्चों h2p का सूत्र क्या लिखा था अपन ने, a प्लस ई एक्सपी, a प्लस के ई एक्सपी। तो वो यहाँ पे xp क्या होता है पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट। समझ में आया बच्चों, ये दोनों चीजें लिखी थी हमने x1p और x2p। ये समझ में आया ना बच्चों लेक्चर नंबर फर्स्ट में। चलो
अब लिखते हैं बच्चों, देखो a माइनस ई एक्स पी, बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट है वो p, तो p के कोऑर्डिनेट अपन प्राचार रूप में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, प्राचार रूप में। तो क्या होगा बच्चों, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये होगा। अब हमको तो किससे काम है, a cos थीटा से, तो क्या जाएगा बच्चों, a माइनस ई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p कितना है, a cos थीटा, तो यहाँ जाएगा a cos थीटा। तो बच्चों ऐसे बोलो, यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस ई a cos थीटा। अब रेड में बच्चों, तो कितना जाएगा बच्चों, ये x1p और x2p, तो ये तो जाएगा a कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ई है ना बच्चों, 1 माइनस के ई cos थीटा a, और ऐसे ये a 1 प्लस के ई cos थीटा। तो ये हो गया बच्चों अपने पास क्या, फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, तो फोकल डिस्टेंस समझ में आ गया आपको कैसे अपन को निकालना है। चलो तो ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों अपन बात करेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ कोड। तो इक्वेशन ऑफ कोड, ठीक है बच्चों, यानी जीवा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जीवा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अब मैं आपको सबसे पहले वृत्त का केस लेता हूं। तो बच्चों याद करो, रिकॉल करो मैं वापस, है ना, वृत्त में। तो बच्चों अपन ने वृत्त लिया, इस वृत्त पे कोई बिंदु P ले लिया थीटा 1 के रूप में, और एक बिंदु Q ले लिया थीटा 2 के रूप में। ठीक है, जो थीटा 1 का मतलब समय है ना, प्राचार रूप लिखना है पूरा ए आर से, इसकी त्रिज्या यदि मैंने a मान ली तो कितना जाएगा, a cos थीटा 1 कॉमा a sin थीटा 1, और Q बिंदु के अनुसार कितना जाएंगे प्राचार के रूप में, a cos थीटा 2 कॉमा a sin थीटा 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जीवा का समीकरण, तो PQ का समीकरण क्या आएगा बच्चों, याद करो। तो PQ का समीकरण क्या आएगा अपने पास, तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से अपन ने जब हल किया था बच्चों, ये आएगा अपने पास x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस y sin थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बराबर a त्रिज्या cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो बच्चों ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास PQ का समीकरण। ठीक है बच्चों, प्राचार रूप में। और PQ क्या है, जीवा का समीकरण। कैसे निकालते बच्चों, ये चीज आपको मालूम ना, अपने कैसे इसको फाइंड आउट किया था बच्चों। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो जीवा का समीकरण एक और निकाल सकते हैं अपन, किस तरीके से। तो बच्चों जीवा का समीकरण मैंने ये भी सिखाया आपको कि यदि मान लो अंदर कोई बिंदु आपको स्थित है, मान लो एक कोई बिंदु R है ये, ठीक है, और इस बिंदु R से होके गुजरने वाली जीवा का समीकरण लेना है। इस बिंदु R से होके गुजरने वाली किसका समीकरण लेना है, जीवा का। तो बच्चों वो जीवा का समीकरण कैसे लिखोगे आप, t बराबर x1 से। किससे लिखोगे, t बराबर x1 से। t बराबर x1 क्या होगा कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से होके गुजरने वाले जीवा का समीकरण t बराबर x1। ये सब मैं किसमें रिकॉल कर चुका बच्चों, ये सब मैं वृत्त में पढ़ा चुका। तो बच्चों वृत्त में मैं कॉनिक सेक्शन, कॉमन ज्योमेट्रिक फॉर कॉनिक सेक्शन वो डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। 30 से 40% लगभग मैं ये पूरा कवर कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। चलो तो बच्चों PQ का समीकरण ये आया वृत्त के लिए, मुझे निकालना किसके लिए, इलिप्स के लिए। तो बच्चों इलिप्स के लिए जैसे मैंने ये इलिप्स बना लिया मान लो, ठीक है, इस इलिप्स के लिए। तो बच्चों इस इलिप्स के लिए यदि मुझे लिखना है तो आप क्या करेंगे, अपन इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया मैंने P। ऐसे बच्चों देखो थोड़ी सी मैं जगह बचाने के लिए इसी में कर रहा हूं, चलो रहने दो, इसमें कर लो। ये बिंदु P ले लिया थीटा 1 के रूप में, और ये बिंदु Q ले लिया, यहाँ ले लो थीटा 2 के रूप में। अब इन दोनों को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ये मुझे चाहिए बच्चों। तो बोलो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, केवल सिंपल क्या रखना अपन को, ये जो a होगा ना बच्चों, x के नीचे तो a आ जाएगा, y के नीचे b आ जाएगा, खत्म कर, ये याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों आपको, x बटे a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस y बटे b, यहाँ क्या लेना है y बटे b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे cos
थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2, खत्म कहानी। बस आपको यही याद रखना है। तो बच्चों आपसे कोई बोले बताओ इलिप्स पर कोई बिंदु P थीटा 1 तथा कोई बिंदु Q थीटा 2 के रूप में दिया हुआ है, तो उनसे होके गुजरने वाली जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बटे a cos a y बटे b। समझ आया बच्चों? चलो तो ये तो अपने कुछ बेसिक सी बातें की है मैंने, तो फोकस डिस्टेंस की बातें कर ली अपने ये भी, और अपने किसकी बात कर ली बच्चों, इक्वेशन ऑफ चौकोर की अपने बातें कर चुके। इलिप्स अब बच्चों पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए देखो याद करो पैराबोला के लिए क्या आया था बच्चों, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करता हूँ पैराबोला। तो पैराबोला के लिए जो बिंदु P लिया था वो मैंने T1 के रूप में लिया था, और बिंदु Q जो मैंने लिया था वो T2 के रूप में लिया था। ठीक है बच्चों, अब ये जो दोनों बिंदु है इनको मिलाने वाली जीवा का समीकरण तो कितना आया था बच्चों, 2x माइनस T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2a T1 T2 बराबर 0। तो बच्चों ये आएगा अपने पास, तो बोलो बच्चों, तो अपने पास जीवा का समीकरण क्या है, 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसको देखना आपको अच्छे से। और इसकी ढाल भी मैंने निकाली थी बच्चों, T2 की ढाल कितने आई थी बच्चों, 2 बटे T1 प्लस T2। फिर बच्चों मैंने एक चीज और ये पढ़ा था कि जब ये बिंदु मेजर एक्सिस को प्रतिच्छेद कर लिए r अल्फा कोमा 0, किस पे, अल्फा कोमा 0, तब अल्फा कोमा 0 पे करा था तो बच्चों T1 T2 क्या आया था, तो यहां से T1 T2 बराबर कितना आया था बच्चों, माइनस के अल्फा बटे a, माइनस के अल्फा बटे a। तो ये भी आ गया था बच्चों मेरे पास। ठीक है, यानी परवलय के अंदर स्थित किसी बिंदु, जो परवलय के अंदर कोई बिंदु R है जो मेजर एक्सिस पे स्थित है, तो वहां से होके गुजरने वाली जो जीवाएं है उन सबके शीर्षों के गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नियत। तो ऐसी ही कंडीशन अपन किसके लिए पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आया, अपन पढ़ेंगे क्या, तो अपन को ये वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब अपन क्या पढ़ेंगे कि ये अपने पास एक लिख दे दिया, ये इसका मेजर एक्सिस है, ये पॉइंट P है थीटा 1 के रूप में, और ये पॉइंट Q है थीटा 2 के रूप में। ठीक है बच्चों, और ये कोई जीवा है। अब बच्चों ये जो जीवा है मेजर एक्सिस को बिंदु R में प्रतिच्छेद कर रही है, इसके अनुसार मैंने लिया अल्फा कोमा 0। ठीक है बच्चों, तो अब अपन कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बच्चों PQ का समीकरण बोलो क्या आया था, PQ का समीकरण आया x बटे a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2 ले आया बच्चों, प्लस y बटे b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2 बराबर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2। अब रेडी माय बच्चों, चलो अब ये कहां से गुजर रहा है, बिंदु r अल्फा कोमा 0 से गुजर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो x का मान तो क्या जाएगा अल्फा, y का मान कितना जाएगा 0। तो पुट करेंगे बच्चों तो वैल्यू मिल जाएगी अल्फा बटे a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2, अब बच्चों ये 0 जाएगा, बराबर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2। तो बच्चों यहां से अल्फा बटे a बराबर कितना जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2 बटे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2। अल्फा बच्चों, तो ये समझ में आया आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया अल्फा बटे a। अब बच्चों देखो मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस a और अल्फा प्लस a ये जोड़ा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बच्चों यहाँ क्या जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2 में घटाया किसको, नीचे वाली क्वांटिटी को, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2 बटे, ऐसे ही बोलो बच्चों cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे 2 में ऐड किया क्या, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटे 2।
बच्चों ये चीज तो आपने पढ़ी होगी ना, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड है ना 9th क्लास में 10th क्लास में। तो ये हो गया बच्चों। अब बोलो बच्चों देखो cos c माइनस cos d, तो बच्चों cos c माइनस cos d और cos c प्लस cos d, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, और cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो बच्चों जब इसको अपन हल करेंगे तो अल्फा माइनस a बटे अल्फा प्लस a बराबर, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, इधर 2 इधर 2, तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों sin थीटा 1 बटे 2 और sin थीटा 2 बटे 2 बटे नीचे क्या जाएगा बच्चों cos थीटा 1 बटे 2 और cos थीटा 2 बटे 2 दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बोलो बच्चों, तो बोलो ये हो जाएगा sin cos कितना हो जाएगा tan, तो बच्चों ये जाएगा tan थीटा 1 बटे 2 इनटू tan थीटा 2 बटे 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप ही बताता हूं बच्चों। देखो अब इस वाले केस में कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन चलित है, तो जब थीटा 1 और थीटा 2 कैसे चलित है, थीटा 1 थीटा 2 वेरिएबल पॉइंट है, बदलेंगे तो ये बदलेंगे, और अल्फा का वेरिएबल पॉइंट है बच्चों। मैंने क्या करा इस अल्फा को फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है फिक्स पॉइंट। अब बच्चों ये फिक्स पॉइंट है तो ये फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो ये कैसा मान हो जाएगा बच्चों निश्चित मान हो जाएगा। ये कैसा मान हो जाएगा बच्चों निश्चित मान हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों अब इस पॉइंट से होकर गुजरने वाली जो जीवा है, एक जीवा ये हो जाएगी, एक जीवा ये हो जाएगी, तो इस जीवा को तो मैंने बोला थीटा 3 और थीटा 4, इसको मैंने बोला थीटा 5 और थीटा 6। ठीक है बच्चों, इन सभी के लिए इस बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी जीवाओं के लिए क्या आएगा बच्चों, इसका मान हमेशा क्या आएगा नियत, क्या आएगा नियत, कितना अल्फा माइनस ए बटे अल्फा प्लस ए। नहीं समझ आया, चलो वापस समझो ये वाला मान। तो बच्चों देखो ये वाला मान का मतलब क्या है, इसको मिटा दो यहां से। देखो बच्चों इसका मान, इसका मतलब क्या है कि थीटा 1 थीटा 2 ये ना हो तो tan थीटा 1 बटे 2 और tan थीटा 2 बटे 2, इसका जो मान बराबर होगा इसका जो मान किसका थीटा 3 और थीटा 4, तो tan थीटा 3 बटे 2 एंड tan थीटा 4 बटे 2, इसका मान और इसका मान बराबर होगा किसके, इस वाले के, जितने भी जीवा जा रहे हैं वहां से tan थीटा 5 बटे 2 इंटू tan थीटा 6 बटे 2। अगर मैं अब ये मान होगा कितना निश्चित मान होगा, कितना निश्चित मान होगा, कितना कितना कितना, किस पॉइंट से x का कोऑर्डिनेट कितना है अल्फा, कितना है अल्फा, तो अल्फा माइनस ए बटे अल्फा प्लस ए इसके मान के बराबर होगा। समझ में आया बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ओके। अब बच्चों देखो अब अपन ये बात की थी कि स्पेशल केस कौन सा, नाभि से। तो बच्चों जब अपने कौन सा केस ले, तो PQ कहां से गुजरे, नाभि से। जब PQ नाभि से गुजरेगी परवलय के लिए, परवलय के लिए बच्चों अपन ने ये बात की थी कि ये P2 कैसे गुजर रही है नाभि से, यानी ये नाभि है, x एक नाभि है, तो a, 0, तब a, 0 रखेंगे तो T1 T2 कितना जाएगा बच्चों -1, तो यहाँ पे यदि T1 है तो ये वाला मान कितना जाएगा -1/T1। ये सब बच्चों मैंने आपको बताया था किसमें, परवलय के केस में। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अपन इलिप्स के लिए बातें करेंगे। मान लो जब PQ ये किससे होकर गुजरे, नाभि से, तो नाभि यानी x, तो अल्फा का मान कितना जाएगा बच्चों वहां पे a, अल्फा का मान कितना जाएगा a। तो जब ये नाभि से होकर गुजरे तो PQ जीवा नाभि से होकर गुजरती हो, नाभि से होकर गुजरती है। अब दिक्कत तो ये होती है बच्चों, नाभि भी कितनी है अपने पास, दो। एक नाभि तो कौन सी है, x1 जिसके कोऑर्डिनेट होंगे AU, 0, और एंड एक नाभि x2 जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -AE, 0। समझ आया बच्चों, चलो तो पहले इस वाली नाभि से गुजार देते हैं।
जब इस वाले नाम से गुजारेंगे तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको तो मैंने बोला θ1 और इसको मैंने बोला θ2। तो बच्चों tan θ1 बटे 2 इंटू tan θ2 बटे 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा माइनस ए। अल्फा कितना है ए, तो ए माइनस ए बटे ए प्लस ए ये हो जाएगा बच्चों। तो ए कॉमन लेके कट जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, e माइनस 1 बटे e प्लस 1। तो ना बच्चों उसके बराबर होगा। ऐसी बच्चों यदि ये h2 से होके गुजरे, किससे होके गुजरे, h2 से, तो ये तो x1 से होके गुजरे, अब h2 से होके गुजरे तो बोलो कितना माना जाएगा, तो tan θ1 बटे 2 इंटू tan θ2 बटे 2 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बच्चों, माइनस ए बटे माइनस ए प्लस ए। बोलो बच्चों माइनस कॉमन लेके काट दूं, तो माइनस ए कॉमन होगा तो यहाँ पे माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए बचेगा। और बच्चों यहाँ माइनस कॉमन लिया माइनस ए, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ मेरे बच्चों बचेगा e माइनस 1। क्या बचेगा बच्चों, e माइनस 1। तो माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा लिख दो, तो e प्लस 1 बटे e माइनस 1 यानी उल्टा हो जाएगा, यानी बच्चों उल्टा हो जाएगा। यानी यदि x1 एक नाभि से होकर गुजरा तो ये वाला मान, तो बच्चों e माइनस 1 बटे e प्लस 1 इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cot θ1 बटे 2 इंटू cot θ2 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। बच्चों देखो दोनों इसको और इसको मैं व्युत्क्रमानुपाती कर दूं, उल्टा कर दूं, तो 1/tan θ1/2 कितना हो जाएगा, cot θ1/2। समझ में आया बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। चलो बच्चों, अब बच्चों अपन कुछ सम कपल ऑफ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद पार्ट 3 में कुछ 2 टॉपिक और शेष रह गए बच्चों अपने पास, टेंजेंट और नॉर्मल, इलिप्स पे, फिर कहानी खत्म इलिप्स की। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं परवलय के ऊपर। तो बच्चों देखो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं बच्चों। तो कुछ सिंपल भी मैंने ऐड किया है और कुछ थोड़ा टफ भी ऐड किया है बच्चों, है ना। सिंपल तो मैंने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस है इनका मैं आपको वीडियो के लेक्चर जो ये वीडियो के लास्ट में बच्चों मैं इनकी फोटो खींच के आपको इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वहां से भी आप इनको करते रहना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो बच्चों कुछ सिंपल सा जो क्वेश्चन है, सिंपल सा पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है, आपको लेटस रेक्टम दे रखा है, यानी आपको क्या दे रहा है बच्चों, नाभिलंब की लंबाई दे रखी है आपको, नाभिलंब की लंबाई आपको दे रखी है बच्चों 5, ठीक है। दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई 5 दे रखी है तथा उसकी उत्केंद्रता आपको दे रखी है बच्चों, उत्केंद्रता आपको दे रखी है, इसेंट्रिसिटी है उत्केंद्रता कितनी दे रखी है बच्चों, 2/3। अब आपको ज्ञात करना है बच्चों इलिप्स का समीकरण। किसका समीकरण ज्ञात करना है बच्चों, इलिप्स का। तो ये दो चीज आपको दे रखा है और आपको इलिप्स का समीकरण पूछा है, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो कैसे निकाला बच्चों, तो बच्चों नाभिलंब की लंबाई, तो दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² कितनी होती है बच्चों, 2b²। तो एक बार वापस से मैं इसको लिखूं, देखो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से दीर्घवृत्त की समराइज कर देते हैं दीर्घवृत्त को, ठीक है बच्चों। तो उसकी ज्योमेट्री को समराइज कैसे करेंगे बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको पहले बोला है ये चीज तो कि आपको दीर्घवृत्त का समीकरण देके यदि नाभि और वगैरह पूछे, जो भी कुछ पूछे, तो बच्चों उसके लिए एक्स वाई का गुणांक 0 होगा, कभी भी टिल्टेड नहीं होगा। इलिप्स कभी भी ऐसे नहीं आएगा, यानी इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है वो कभी भी एंगल बनाती हुई नहीं आएगी, वो हमेशा क्या आएंगे बच्चों, वो हमेशा या तो क्षैतिज और वर्टिकल ऐसे होंगे, ऐसे। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस, तो ये हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं होंगी बच्चों, हमेशा ऐसे रहेंगे बच्चों। ऐसे हो जाएगी तो एक्स वाई भी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे देखिए आपसे कब पूछा जाएगा, ऐसे। अभी बच्चों मैं अभी इसको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा उसको भी, तो चलो अब देखो बच्चों, मैंने आपको दे दिया सिंपल सा x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर a। ये सिंपल सा मैंने आपको एक समीकरण दे दिया दीर्घवृत्त का, जिसके लिए a ग्रेटर देन b बोल दिया। ऐसे ही बच्चों मैंने दूसरा ले लिया x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर a।
और इस वाले दीर्घवृत्त के लिए बी ग्रेटर देन के लिए मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों के लिए अपन बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको समीकरण दे दिया तो उस समीकरण में यहाँ पे हिट करो। तो यहाँ पे बोलो बच्चों मैं x का मान क्या रखूं कि ये 0 और ये 0 जाए, x का मान क्या रखूं कि ये 0 और y का मान क्या रखूं कि ये 0 जाए। तो कितना रखूंगा 0,0। तो वो दिखाएगा सेंटर, वो किसको डिनोट करेगा, सेंटर को। तो इसका मतलब बच्चों, और ये जो a ग्रेटर देन b है, यानी ये वाला मान बड़ा है और ये वाला मान छोटा है, तो x के नीचे मान बड़ा है तो इसका मतलब दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, लेटा हुआ। और यदि x के नीचे मान छोटा है, y के नीचे मान बड़ा है, तो कैसा बनेगा, खड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो इसमें तो दीर्घवृत्त बनेगा ऐसे, और इस वाले केस में दीर्घवृत्त बनेगा ऐसे। ये समझ जाओ। फिर जैसे यार ये समझ आए, फिर आपको क्या करना है, सेंटर ढूंढो। सेंटर क्या हुआ 0,0। और वाह मजे आ गए, सेंटर 0,0। अब सेंटर क्या होता है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये क्या होता है, सेंटर। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे सेंटर, तो ये जाएगा इसका सेंटर। कितना है बच्चों सेंटर, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, दिए गए समीकरण में अपन x का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें कि ऊपर 0, 0 हो जाए। तो 0, 0 रखेंगे तो ये 0, 0 और ये कितना जाएगा 0,0। सेंटर आ गया। अब सुनो बच्चों, अब बच्चों देखो इस लाइन पे ये हो गया मेजर एक्सिस, ये क्या हो गया मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पे स्थित, मेजर एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के, यदि मुझे क्या लिखना है, निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखना है, तो ये मेजर एक्सिस कैसा है, ऐसे क्षैतिज लाइन। तो जो क्षैतिज लाइन में हमेशा किसका मान फिक्स होता है, y का मान। किसका मान फिक्स होता है, y का मान। यानी इस लाइन पे स्थित सभी बिंदुओं के y का मान हमेशा क्या होगा, 0। जो इसका है वही होगा। बदलेगा तो इसका मान x का मान। अब x का मान बदलेंगे तो कितनी दूरी पे स्थित है, वैसे अपन पहचान लेंगे। तो देखो बच्चों, चलो समझ में आया चीज। चलो अब बच्चों देखो सेंटर से और ये वाली दूरी कितनी होती है, a बड़ा है ना, तो ये दूरी कितनी होती है a। इसका मतलब मुझे कितना आगे चलना है a, और y का मान कितना होगा हमेशा इसका 0। तो ये जाएगा 1,0। ठीक है। अच्छा नाभि कितनी दूरी पे होती है सेंटर से, तो सेंटर से नाभि होती है a दूरी पे। कितनी दूरी पे होती है, a। तो यहां से a दूरी चलेंगे, कितनी दूरी चलेंगे, a। और a पे क्या मिलेगा अपन को, नाभि x। और इससे कोऑर्डिनेट लिखना है तो y का मान तो क्या होगा इसका हमेशा 0, क्यों, क्योंकि इसका मान 0 है और एक लाइन पे है। और x का मान कितना जाएगा, 0 में a जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, a। अच्छा बच्चों, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का लंबपात। तो नियता का लंबपात बच्चों सेंटर से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो नियता का लंबपात सेंटर से a/e दूरी पे मिलेगा, a/e दूरी पे। तो यहाँ पे मिल गया लंबपात। अब इसके निर्देशांक लिखने हैं तो बोलो कितना जाएगा, a/e0। ठीक है बच्चों। और इसके परपेंडिकुलर ऐसे अपने खड़ी लाइन ली थी, तो ये जाएगा किसका समीकरण, नियता का। सेम कहानी बच्चों यहाँ पे होगी, कितनी दूरी पे चलना है, -a यहाँ से, तो ये जाएगा -a,0। ये अपन को दूसरा फोकस मिलेगा। सेम यहाँ से -a ऋणात्मक चलेंगे, घटा देंगे इतनी दूरी को घटाते चलेंगे, तो यहाँ जाएगा -a,0। घटाते चलो तो नहीं सेम। और इतनी ही दूरी पे यहाँ पे तो n आ जाएगा, तो -a/e,0 और इसके परपेंडिकुलर समझ में आया बच्चों। और ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने b, तो बोलो कितना जाएगा बच्चों, 0,b। और ये b डैश, ये कितना जाएगा बच्चों, 0,। कहानी खत्म। तो बच्चों इसके लिए सारे केस निकालिए। अच्छा मुझे निकालना है लेटस रेक्टम, नाभि लंब के शीर्ष। तो बच्चों नाभि लंब के शीर्ष ये l, और ये कितना जाएगा l डैश। l निकालना है तो बच्चों यहां से, अब बच्चों इस लाइन पे जो भी y का मान होगा, x का मान होगा, इस लाइन पे जो भी x का मान होगा वो सेम होगा। तो बच्चों ये a ही है, तो यहाँ पे l का x का मान कितना होगा, a। चेंज तो क्या होगा, y का मान कितना। अब बच्चों यहाँ से कितनी दूरी है ये, तो बच्चों ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है b²/a। बच्चों ये दूरी कितनी होती है, b²/a। जो मान बड़ा होता है ना, देखो a मान बड़ा है तो a नीचे आएगा। ठीक है, a नीचे आएगा, b²/a। तो बच्चों 0 में कितना जोड़ू, b²/a, तो कितना जाएगा ये b²/a। अब बच्चों इसमें कितना घटाऊ, b²/a घटा दो, तो -b²/a। समझ में बच्चों। ऐसे मुझे इसके निकालना है, तो l1 डैश
और L2 डैश। समझ आया बच्चों? तो ये चीज आप कर सकते हो। ऐसे इसके लिए अच्छा बच्चों इसकी उत्केंद्रता E कैसे निकालोगे? तो E स्क्वायर बराबर कितना आता है 1 माइनस के B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। जो वैल्यू बड़ी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। ठीक है बच्चों? चलो अब इसके लिए कहानी रचनी है। तो इसके लिए बोलो बच्चों अब नाभि का होगा B दूरी पे, पहले A दूरी पे था, अब कितनी दूरी पे होगा B दूरी पे। तो कहां पे? इधर खड़ी लाइन है ना बच्चों, यहां से, तो यहां से B दूरी चलेंगे। तो बच्चों अब ये कहलाएगा इसका मेजर एक्सिस। अब ये क्या कहलाएगा बच्चों? मेजर एक्सिस। तो बच्चों हमेशा ये याद रखना कि यहाँ ये वाला बिंदु किस पे प्रतिशत करेगा, कितनी दूरी पे? जो बड़ा वाला मान है B, तो ये B दूरी पे। तो अब ये खड़ी लाइन पे है, तो बच्चों खड़ी लाइन पे देखो किसका मान समान होता है, किसका मान समान होता है? वर्टिकल लाइन पे x का मान बदलता किसका है? y का मान। तो बच्चों x का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे x का मान भी कितना होगा? 0। कितनी दूरी चलना है? b, ऊपर की तरफ। तो y में चेंज होगा ना, तो b 0, b, और यहाँ कितना जाएगा? 0, फिर बच्चों मैं जानता हूँ, बोलो सेंटर से कितनी दूरी पे नाभि होता है? a ही दूरी पे, मतलब दूरी a ही। a कौन सा? जो बड़ा वाला मान है, x के नीचे जो बड़ा मान है वो बड़ा वाला मान लेना है। तो यहाँ पे बड़ा वाला मान क्या है? b। हमेशा वैल्यू बड़ी लेनी है, तो b ही होगा। तो ये b ही दूरी, तो नाभि b। अब x का मान तो हमेशा 0 होगा, y का मान कितनी दूरी पे चला? b दूरी पे, तो b। तो एक फोकल ही हो गया, फोकस ही हो गया, नाभि 0, b, और एक यहाँ पे हो जाएगा कितना? 0, -b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में 0, b, 0, -b। फिर बच्चों अपन को क्या निकालना है? नियता का लंबपात। नियता का लंबपात कितनी दूरी पे होता है? a बटे e दूरी पे होता है सेंटर से। अब a कौन सा होता है? जो बड़ा मान है। अब यहाँ बड़ा मान क्या है? a की b, तो b हो जाएगा। तो यहां से कितनी दूरी पे? b बटे e दूरी पे। तो मान लो जैसे तो 0, b था, और सॉरी बच्चों, तो ये पॉइंट है ना बच्चों। तो यहाँ पे बोलो बच्चों कितना जाएगा? 0, b बटे e, ये हो जाएगा बच्चों। और यहीं से क्या होगा बच्चों? एक आपसे लंबवत क्या करना है? नियता खींच दो, और इसका समीकरण क्या जाएगा बच्चों? तो इस वाले एक आपके पास क्षैतिज लाइन है जिसका समीकरण क्या आता है? y बराबर, तो y बराबर b बटे e, ये जाएगा। सेम कहानी उल्टी रख दो, तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। फिर बच्चों लेटस रेक्टम की शीर्ष निकालने, नाभिलंब की शीर्ष निकालने, तो ये नाभिलंब के शीर्ष हो जाएंगे। तो बच्चों इस वाली लाइन में बोलो किसका मान सेम होगा? तो बोलो बच्चों किसका मान सेम होगा? y का मान ना, तो ये b ही है, तो यहाँ पे b ही हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? b। y का मान सेम होता है, बदलेगा तो इसका मान x का मान। कितनी दूरी? अब ये कितनी दूरी है बच्चों? अब ये जाएगी, जो मान बड़ा है वो ऊपर, वो नीचे आएगा। तो कौन सा मान बड़ा है? b, तो वो नीचे आएगा, बड़ा वाला मान ऊपर आएगा, तो छोटा वाला मान ऊपर आता है, तो कितना जाएगा? a स्क्वायर बटे b। तो कितनी दूरी पे है? a स्क्वायर बटे b। तो ये जाएगा a स्क्वायर बटे b, और ये जाएगा -a स्क्वायर बटे b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और उत्केंद्रता बोलो कितनी जाएगी? e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बराबर 1 माइनस के a स्क्वायर बटे b। और गेटे पैटर्न बच्चों, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है ये बताना। ठीक है बच्चों, चलो अब आपके मान लो बच्चों 0,0 की जगह मैंने 2,3 दे दिया, तो दिक्कत है क्या आपके लिए? नहीं बच्चों, 2,3 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से बस कितनी दूरी कैलकुलेट करो, बस आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, a बटे e, a b ये मालूम होना चाहिए, ये निकाल लो, आंसर बस आ जाएगा। चलो बच्चों, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात है। ठीक है बच्चों, ये चीजें यदि आपको अभी भी समझ नहीं आई तो इसके पीछे अभी थोड़ा टाइम वेस्ट मत करना बच्चों। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन से और आपको अच्छे से समझ में आएगी ना। तो क्वेश्चन अब इसको आगे बढ़ना, अब इसको वापस से रिवाइज मत करना। ठीक है, वीडियो को देख के वापस से पीछे मत ले जाना बच्चों, आगे चलने देना वीडियो। चलो मेरे बच्चों, अब देखो बच्चों, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? नाभिलंब की लंबाई b स्क्वायर बटे a, तो डबल कर दिया तो बच्चों कितनी? 2b स्क्वायर बटे a, ये होती है नाभिलंब की लंबाई। ये कितने तरह के? 5। उत्केंद्रता कितनी तरह के बच्चों? e बराबर कितने तरह के? 2 बटे 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो उत्केंद्रता तरह के e बराबर 2 बटे 3। चलो अब बच्चों देखो, आप लोगों को निकालना है a और b की मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a का और b का मान निकालना है। चलो बच्चों, a का b का मान निकालना, ओ a का b का मान निकालना, ओ। तो बच्चों देखो
का बराबर कितना होता है बच्चों, 20 का बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। रिलेशन अपन मालूम है बच्चों, 20 का बराबर क्या होता है a स्क्वायर 1 माइनस के e स्क्वायर। अब बच्चों ये कहां से बना है, ये यहीं से बना ना, e इसका बराबर अपन जानते हैं 1 माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे a का मान बढ़ा लिया तो a का मान ही बढ़ा लेना है, ये समझ में आया बच्चों, ये नीचे वाला मान। तो चलो अब देखो बच्चों यहाँ से जब अपन सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया और एक हो, तो ये जगह 20 का बराबर a स्क्वायर 1 माइनस के e स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो 20 स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, यहाँ से 5a बटे 2। 20 स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 5a बटे 2। तो 5a, देखो 20 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी बच्चों, 5a बटे 2 ये जाएगी। तो 5a बटे 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी, 4 बटे 9। a से a के कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 5 बटे 2 बराबर 9 में से 4 गए तो कितना, 1 यहाँ तो a बचेगा, 9 में 4 गए तो 5 बटे 9 ये बचेगा बच्चों, ठीक है। तो कितना जाएगा बच्चों, 5 से 5 कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा कितना, 9 बटे 2। बच्चों a का मान 9 बटे 2 आ गया। अब ऐसे मुझे किसका मान निकालना है, b का मान। तो यहाँ पे a का मान रख दो वापिस से, यहाँ पे a का मान रख दो और यहाँ पे a का मान रख दो, b का मान निकाल दो। ठीक है मेरे बच्चों, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, तो समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर a। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे बोला गया है कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। बच्चों देखो नाभियों के मध्य की दूरी, बच्चों नाभियों के मध्य की दूरी कितनी होती है, AE इधर और AE इधर, तो कितना जाएगा 2AE। तो नाभियों के मध्य की दूरी किसके बराबर दे रखा है, माइनर एक्सिस के। माइनर एक्सिस यानी कितनी होती है माइनर एक्सिस, 2B। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो नाभियों के मध्य की दूरी वो किसके बराबर है, माइनर एक्सिस के बराबर। तो बच्चों यदि नाभियों के मध्य की दूरी मेजर एक्सिस के बराबर होती तो फिर तो रेखाखंड ही बनता। मैंने कल आपको एक धागा लेके समझाया था बच्चों उसमें, तो ये माइनर एक्सिस थे, ठीक है, 2a बराबर 2b तथा लेटस रेक्टम इज 10 और लेटस रेक्टम कितना रहेगा, नाभियों की लंबाई कितनी रहेगी 10। तो 2b स्क्वायर बटे a बराबर कितना रहेगा आपको 10। तो अब हमसे पूछा है क्या क्या ज्ञात करो बच्चों, इसका समीकरण ज्ञात करो, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो कैसे करोगे बच्चों इसका, तो इसका समीकरण निकालने के लिए देखो बच्चों वही, हाँ तो मेरे बच्चों आप देखो अपन जानते हैं e इसका बराबर कितना होता है बच्चों, 1 माइनस के b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये जानते हैं बच्चों अपन, e इसका बराबर 1 माइनस के b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अब यहाँ b स्क्वायर बटे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओ हाँ मेरे बच्चों, तो कैसे करेंगे बोलो बच्चों, बच्चों अब मैं देखो b स्क्वायर बटे a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ बच्चों 2 से 2 कट जाएगा और b बटे a, तो बच्चों यहाँ से b बटे a बराबर कितना जाएगा e, b बटे a बराबर कितना जाएगा e। अरे हाँ ये बात तो सीख रहे हो, यहाँ से b बटे a बराबर e हो जाएगा। तो बोलो बच्चों e इसका बराबर 1 माइनस, ये हम जानते हैं, ठीक है, b स्क्वायर बटे a। तो बच्चों इसका स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने के कितना जाएगा e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर जाएगा कितना जाएगा 2e स्क्वायर बराबर 1। तो e की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 1/√2, e की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 1/√2, माइनस आएगी, माइनस में लेना आपको। देखो e क्या होता है, अनुपात, तो अनुपात जो आपके पास लिया है बच्चों दूरियों का अनुपात, तो दूरियों का अनुपात हमेशा धनात्मक होता है ना बच्चों। तो ये 1/√2 धनात्मक ले लिया, e की वैल्यू आ गई। चलो बच्चों अब e की वैल्यू आ गई, तो बच्चों अब e की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आप यहां से कहां से निकालोगे बच्चों रिलेशन, b और a का मान निकालोगे बच्चों। कैसे, तो देखो AE बराबर b है, तो यहाँ e की वैल्यू रखोगे, चलो यहां से चेक कर लो, 2b स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 5a, देखो 2 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 20 का बराबर 5 हो जाएगा। अब बच्चों देखो हम जानते हैं क्या कि 20 का बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये जानते हैं बच्चों अपन। देखो अब 20 का वैल्यू कितनी रखेंगे 5a इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2।
एक ए से एक कट जाएगा तो 5 बराबर 8, आधा में से एक में से आधा गया तो आधा, तो एक की वैल्यू 10 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, एक की वैल्यू 10 आ गई तो बी की वैल्यू निकालो, कहां से 11, तो बी बराबर कितना है 8, तो बी 10, ए की वैल्यू 10, ई की वैल्यू 1/√2, ई की वैल्यू कितनी जाएगी 1/√2, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी 10/√2। तो ए की और बी की वैल्यू आ गई, मान रख देंगे तो समीकरण आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज समझ आ गई आपको अच्छे से। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों, अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको दे रखे हैं, स्क्रीन पे मिल जाएंगे, अब आप इस क्वेश्चन को करना। तो मैं बच्चों देखो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट आपको दे रखा है, समीकरण दे रखा है 9x² प्लस 5y² माइनस के 30y बराबर 0। इस वाले दीर्घवृत्त के लिए, इस वाले दीर्घवृत्त के लिए आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है नाभिलंब ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो नाभिलंब, और क्या पूछा है आपसे उत्केंद्रता पूछिए, उत्केंद्रता ज्ञात करो, और क्या पूछा है आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक पूछे आपसे, और क्या पूछे आपसे, ठीक है, और आपसे पूछे इलिप्स के कोऑर्डिनेट। तो सब कुछ क्या करना है, चलो सब कुछ लेना है बच्चों। तो देखो बच्चों यहां पे बोलो बच्चों एक्स वाई आ रहा है क्या, नहीं एक्स वाई की टर्म नहीं आ रही, तो बच्चों अपन इसमें निकाल सकते हैं आराम से। तो ये टिल्टेड नहीं, ये ऐसा परवल है, तो ये मेजर एक्सिस या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, माइनर एक्सिस। तो ऐसे शिफ्टिंग वाला है ये केस, तो शिफ्टिंग वाला केस है तो बच्चों किस में शिफ्टिंग है, वाई में। बच्चों एक्स तो ऐसे किसी ना वाई में शिफ्टिंग है, तो क्या करेंगे बच्चों इसको हल करने के लिए, देखो तो 5y² माइनस के 30y ऐसे लिख दो प्लस के 9x², तो कैसे लिख दो 9x² ऐसे ना बच्चों। अब क्या करूंगा बच्चों मैं इसमें 5 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा y² माइनस के 6×5 = 30, 6y प्लस के 9x² बराबर 0। अब बच्चों देखो अपन को पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि y के गुणांक का आधा, तो y का गुणांक कितना है -6, इसका आधा करेंगे तो -3, -3 का वर्ग कितना होता है 9, जोड़ो और घटाओ, जोड़ो और घटाओ, ये घटा दिया प्लस के 9x² बराबर 0। अब बच्चों देखो 5, ये तो बन गया बच्चों क्या y -3 का होल स्क्वायर माइनस के 9, ऐसे कैसे बच गया प्लस के 9x² बराबर 0। बच्चों देखो 5 को इससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा 5y -3 का होल स्क्वायर, और 5 को 9 से गुणा करोगे 9×5 = 45 प्लस के 9x² बराबर 0। अब बच्चों कितना जाएगा ये 9x² प्लस 5y -3 का होल स्क्वायर बराबर 45, माइनस करते हो जाएगा 45। अब 45 का भाग लगा दिया तो x² बटे, तो 5 बचेगा बच्चों 9×5 = 45, कट जाएगा ना 9, 45 यहाँ आएगा प्लस y -3 का होल स्क्वायर बटे 5 को 45 से काटेंगे तो कितनी बार 9 बार, 45 में 45 का भाग लगाएंगे तो 1। बच्चों ये बना लिया अपन ने दीर्घ। तो ऐसा जो दीर्घवृत्त दिया उसको अपन ने बना लिया इस शक्ल में, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, पहली चीज ये देखना है कि इसका मेजर एक्सिस ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, मेजर एक्सिस। तो बच्चों मेजर एक्सिस कैसे आएगा वो डिसाइड करेगा कि किसका मान बड़ा है, x के नीचे वाला मान बड़ा है कि y के नीचे वाला मान बड़ा है। कि बड़ा वाला मान देख लो, तो बड़ा वाला मान क्या है y के नीचे जो मान है वो बड़ा है, x के जो मान है जो छोटा है। इसका मतलब बच्चों जो मेजर एक्सिस आएगा वो कहाँ आएगा, खड़ा, ठीक है बच्चों, वर्टिकल आएगा, वर्टिकल लाइन में आएगा, है ना बच्चों। और यदि ये वाला मान बड़ा होता तो मेजर एक्सिस कहाँ था बच्चों अपने, ऐसा हॉरिजॉन्टल। अब कैसा आएगा बच्चों, ऊर्ध्वाधर। तो मेजर एक्सिस जो है बच्चों अपने पास आएगा, मेजर एक्सिस वो आएगा बच्चों अपने पास ऐसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है बच्चों, ये आ गया मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस जो होगा वो ये आ गया। अब बच्चों देखो x एक्सिस y एक्सिस भी नहीं बनाना है, तो सीधा आंसर आ जाएगा बिगर x एक्सिस y एक्सिस के। अब बच्चों ये बोलो ये क्या जाएगा सेंटर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों कि x यहाँ पे क्या मान रखूंगी 0 जाएगा, x का मान 0 रखेंगे 0 जाएगा,
और y का मान क्या रखोगे, 0 जाएगा 3, तो 3, तो ये जाएगा बच्चों 0,3 सेंटर। ठीक है बच्चों, फिर सेंटर से कितनी दूरी पे बच्चों नाभि होता है, a दूरी पे। कितनी दूरी पे होता है बच्चों, a कौन सा लेना है बच्चों, जो बड़ी वाली लेंथ हो। अब बड़ी वाली लेंथ a है कि b है, b, तो b लेना है। क्या लेना है, b। तो ये दूरी कितनी होती है, b। और सेंटर से जो शीर्ष होते हैं नाभि के, सॉरी दीर्घवृत्त के जो शीर्ष होते हैं a, उसकी दूरी कितनी होती है बच्चों, ये तो b, और उसकी दूरी कितनी होती है b, और ये हो जाएगा अपने पास b। ठीक है बच्चों, b के शीर्ष। और जो नियता का जो लंबपाद होता है बच्चों n, उसकी दूरी कितनी होती है, यहां से उसकी दूरी होती है बच्चों b बटे e। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मुझे b बटे e निकालने के लिए e चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, e। तो e निकालो बच्चों, e कितना जाएगा, तो बच्चों e इसका बराबर होता है 1 माइनस के a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। छोटी वाली वैल्यू मतलब छोटी वाली वैल्यू बड़ी ऊपर आनी चाहिए, बड़ी वाली वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो 1 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5। बच्चों ये खुद a स्क्वायर है और ये खुद b स्क्वायर है। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 5 तो कितना जाएगा, 4 बटे 9। तो e स्क्वायर की वैल्यू 4 बटे 9, तो e की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 2 बटे 3। तो बच्चों e की वैल्यू 2 बटे 3 और b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। तो बच्चों b कितना जाएगा, b हो जाएगा 3 इंटू 2 बटे 3, तो 3 से 3 तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। और बच्चों b बटे e की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 3 बटे 2 इंटू 3, तो 9 बटे 2 है ना बच्चों, समय 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 कितना था, 4.5, तो b बटे e। अब देखो बच्चों, तो b, अब इसको अपन येलो चौक से देखो बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको बोला है ऊर्ध्वाधर लाइन में हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन में जो पॉइंट आते हैं, बिंदु आते हैं, उन सभी बिंदुओं के किसका मान सेम होता है बच्चों, x का मान सेम होता है। किसका मान बदलेगा, y का मान। तो बच्चों इस वाले x के लिए किसका मान सेम होगा, x का मान 0 होगा। इस b के लिए भी x का मान क्या होगा, 0। n के लिए भी x का मान क्या होगा, 0। बदलेगा तो क्या, y का मान। चलो y का मान, अब ये दूरी कितनी है, दूरी नेबर भी चेंज। बच्चों दो पॉइंटों के मध्य की दूरी कभी चेंज नहीं होती। तो ये दूरी कितनी है, b कितना, 2। तो मतलब इनके मध्य की दूरी 2 है। तो ये वाला पॉइंट का y का मान 3 है, तो इस 3 से कितना ऊपर चलना है, 2। तो 3 और 2 कितना जाएगा, 5। तो ये 5 हो जाएगा। फिर b कितना है, 3, तो 3 से 3 जोड़ना है तो कितना, 6, तो 0,6। फिर ये b बटे e कितना है बच्चों, 4.5। तो 3 में 4.5 जोड़ेंगे तो 7.5, तो 7.5 कितना होता है बच्चों, 15 बटे 9। और वेरी माइंड में बच्चों ऐसे सेम यहाँ पे क्या जाएगा, x, तो ये दूरी भी b होगा। तो अब c से कितनी दूरी चलना है अपन को, 2 दूरी। तो बच्चों 0, 2 दूरी चलेंगे तो चलेगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा बच्चों, b कितना है बच्चों, कितनी दूरी है ये b कितना है, 3, तो 0 में से 3, तो 3 में से 3 गए तो 0। अब ये बच्चों यदि मैं x एक्सिस बनाऊं बच्चों, ओरिजिन यदि मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूं x एक्सिस, तो ये तो है x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ऐसे निर्देशांक बनेंगे। और पहला जो आपके पास दीर्घवृत्त आएगा वो कैसा आएगा, दीर्घवृत्त ये ऐसा दीर्घवृत्त आएगा। ठीक है बच्चों, और ये इसकी क्या हो गई, नियता। यहाँ पे कितना, तो बच्चों इसका n बोलो कितना घटाना है अपन को, इसमें 9, 3.5, तो 3 में से 3.5 गए तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1.5। हाँ नहीं 4.5, तो 3 में से 4.5 हटाना तो कितना बचेगा बच्चों, -1.5, तो माइनस के 3 बटे। तो बच्चों इसका आपके पास आ जाएगा y बराबर 15 बटे 2 नियता का समीकरण, और इस वाले नियता का समीकरण आ जाएगा y बराबर माइनस के 3 बटे 2। ना भी आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको निकालना तो ये एल एंड एस भी निकाल लो, यहाँ पे सब कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों देखो जो अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको 11 क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, उसमें आपको नाभि दे रखी है, नियता दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब नियता जो दे रखी है बच्चों, उसमें वो कैसे दे रखी है, एक्स वाई। बच्चों यदि नियता y में हो, x में हो, तब तो आपका मेजर एक्सिस तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, और नियता यदि x y में दे रखी है तो आपका मेजर एक्सिस ऐसे होगा, मेजर एक्सिस। तो वो टिल्टेड हो गया, यानी एंगल बनाता हुआ हो गया। तो बच्चों उसके लिए अपन को कैसे करना है, तो वो पहले आप खुद अपने अकॉर्डिंग करना, फिर मैं बच्चों आपको पार्ट नंबर 3 में इसके बारे में डिस्कस करूंगा।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।